हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम किस प्रकार से जो विद्युत धारा होता है उस पर चुंबकीय प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चुंबक तथा चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, करें कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती, चुंबक कहलाता है। चुंबक तो आप विशेषकर घरों में तो देखे ही होंगे। चुंबक क्या होता है कि लोहे जैसे छोटे छोटे कील को या छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, उसी को हम चुंबक के नाम से जानते हैं। उसे अंग्रेजी में हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और यह जो गुण चुंबक की जो गुण रखता है उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, वही परिभाषा लिखेगा कि यहाँ पर किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि जो जिस पदार्थ में चुंबक जैसा गुण रहेगा तो वह छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को या बड़े बड़े लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। करें चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को अंग्रेजी में नेचुरल मैग्नेट कहते हैं और कृत्रिम चुंबक को आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैन मेड मैग्नेट के नाम से जानते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नेटाइट के पत्थर लोहे का ऑक्साइड होता है जिसे Fe3O4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि ऐसे चुंबक जो प्राकृतिक रूप से हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुए होते हैं, है ना, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक के नाम से जानते हैं। एक आप इसका उदाहरण लेंगे मैग्नेटाइट के पत्थर। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या होता है। करें कि वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। चाहे ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। कृत्रिम चुंबक मुख्यतः लोहे, कोबाल्ट, इस्पात आदि धातु के बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो चुंबक बनाते हैं कृत्रिम चुंबक वो किन चीज़ों से बनती है। तो एक लोहा होता है, एक कोबाल्ट होता है और एक इस्पात होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यह चुंबक के प्रकार हैं। छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय सुई हो गया, चुंबकीय नाल हो गया आदि। इस प्रकार के सब विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, शेप में चुंबक बनाए जाते हैं। इनकी लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की शक्ति प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। और जो ये आर्टिफिशियल चुंबक बनाए जाते हैं इनकी जो होती है लोहे के जो कील होते हैं या छड़ होते हैं उनको आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि ये थोड़ा मैग्नेट क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है नेचुरली मैग्नेट की अपेक्षा। ठीक है, चुंबक के ध्रुव, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जिस पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक है। ठीक है, ये एक चुंबक है मान लेते हैं ना, तो इसके जो ये बाहरी क्षेत्र होता है यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक क्षमता ज़्यादा होती है, यानी आकर्षण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसी को हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। इसमें दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। करें चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है, उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव व दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं तथा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक मैग्नेट है। जब इस ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, पेंसिल है, इसको मैग्नेट अभी समझ लेते हैं। इस मैग्नेट को हम स्वतंत्र पूर्व से लटकाएंगे तो इसका एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर इंगित करेगा और दूसरी सिरा क्या होगा, एक दक्षिण की ओर इंगित करेगा। ठीक है, तो जो उत्तर की ओर इंगित करेगा हम उत्तरी ध्रुव मानेंगे और जो दक्षिण की ओर इंगित करेगा उसे हम दक्षिणी ध्रुव मानेंगे। ठीक है,
यही होता है। अब कह रहा है कि जब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। कुछ चुंबक के गुण लिख लेते हैं या गुण जान लेते हैं कि चुंबक के गुण क्या होता है। गुण का मतलब होता है उसमें जो मतलब कि क्या उसमें विद्यमान चीज़ें हैं उसको हम गुण के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप में कुछ गुण होगा, आप किसी सब्जेक्ट में तेज होंगे, किसी में आप कमज़ोर होंगे, आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है, आपका व्यवहार खराब हो सकता है। तो ये सब गुणे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से चुंबक में गुण कुछ पाए जाते हैं। कह रहे चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। पहला गुण क्या लिखेंगे? जो चुंबक होता है उसके ध्रुवों पर क्या होता है? मैग्नेटिज्म ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी चुंबकत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुव पर चुंबकत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता जाता है। दूसरा क्या है? उसके मध्य की ओर जाते जाते क्या होता है? कम होने लगता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। यानी कि जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे चुंबक के, तो उसके मध्य में क्या हो जाता है? चुंबकत्व क्षमता 0 हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर खींचने की पावर कम हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा गुण लिखेंगे हम लोग। किन्हीं दो चुंबक है और उनके समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी सटते नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे से कभी चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी खेदेंगे, है ना। एक दूसरे में ऐसे सटेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भागेंगे, तो उसे प्रतिकर्षक के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यानी विभिन्न अलग अलग जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग नहीं होते हैं बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। यानी समझाने का अर्थ यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है? एक पूरा बड़ा मैग्नेट है, यानी कि चुंबक है। मान लीजिए इसको बीच में से हम तोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ध्रुव क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये नॉर्थ पोल है तो ये टूटा हुआ भाग का ये साउथ पोल बन जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा, ये टूटा हुआ भाग का नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो जितनी बार तोड़ेंगे उतना ही उसकी क्या होगी? ध्रुव बदलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना बार आप तोड़ेंगे उसकी ध्रुव क्या होगी? ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। ठीक है, करेगी यहाँ से पढ़ते हैं, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इन भागों को पुनः तोड़ दिया जाए तब भी प्रत्येक भाग का पूर्ण चुंबक होगा। अतः चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। वही समझा रहे हैं कि आप जितनी बार आप तोड़ेंगे उतना ही उसकी क्या होगी? ध्रुव बदलती जाएगी और बनती जाएगी। ठीक है, और कभी नष्ट नहीं होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे समझिए जब कोई एक क्रिकेटर जो है खेलने के लिए मैदान में उतरता है तो उसे हम क्रिकेट के मैदान या क्रिकेट फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक की गुण को प्रभावित किया जा सके, है ना, यानी चुंबक की भावनाओं को, यानी चुंबक की जो है चुंबक की प्रभाव को हम क्या करें? अनुभव कर सके, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि किसी कंपास सुई को छड़ चुंबक के समीप किसी बिंदु पर रखे तो सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। अब यदि सुई को फिर छड़ चुंबक के समीप ही किसी अन्य बिंदु पर रखे तो वह घूमकर अन्य दिशा में स्थिर हो जाती है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसे आप इसको यहाँ से लिखेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मैं वही बताया कि एक क्षेत्र होता है, हर चीज़ का क्या होता है? एक क्षेत्र होता है कि वो क्षेत्र तक अपनी क्या कर सकता है? अपनी पावर दिखा सकता है। तो वही मैग्नेट होता है। अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है तो इसका भी ये क्या होगा? क्षेत्र होगा कि वो क्षेत्र तक वो किसी कोई लोहे के कील को आकर्षित कर सकता है या उसको अपनी ओर खींच सकता है। तो इसका एक मान लीजिए कि इतना फील्ड है, यहाँ पर आप कील रखेंगे तो भी चिपक जाएगा, यहाँ पर भी, लेकिन इस फील्ड के क्या है? बाहर वाले अगर हम रखते हैं कोई लोहे के कील तो चिपकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक का इसी क्षेत्र में इसकी प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। तो वही क्षेत्र है जहाँ पर चुंबक की प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है ना। कह रहे कि दक्षिणी जो ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई है ना। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक चुंबक है ना, ये हम इसको नॉर्थ पोल मानते हैं, इसको साउथ पोल मानते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ यानी कि दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव तक जो एक ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, उसकी दिशा बोलते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना होगा। कह रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ से यहाँ एक डिफिनीशन याद कर लेंगे, है ना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। इसका मात्रक याद कर लेंगे आप, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद कर लेना है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता एवं दिशा परिणाम में समान हो तो क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है और प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता दोनों समान हो तो हम बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। परंतु यदि अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा परिणाम में असमान हो तो उसे असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगर अलग अलग होगा, ठीक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय परिणाम और दिशा तीव्रता सब अलग अलग होगा तो उसे असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी कि यह आपको किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती है। कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती है और दक्षिणी ध्रुव में आकर वो विलीन हो जाती है, ठीक है, यानी मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से चुंबकीय बल जो रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में सट जाती है यानी घुस जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में चिपक जाएगी। ऐसे ही ये बल रेखाएं होती है ना, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती है। हालांकि आपसे पूछा जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं की गुण क्या है ना, तो उनको आपको याद करना होता है, ठीक है। हालांकि ये समझ लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है कि किस दिशा में चुंबकीय बल लग रहा है। चुंबक के समीप बल रेखाएं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है तथा चुंबक से दूर बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। करें कि चुंबक के जो समीप बल रेखाएं होती है, जैसे ये चुंबक है तो इसके समीप में ये जो बल रेखाएं हैं ये चुंबक के कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण के होता है। और जो ये दूर दूर है ये गुरुत्वीय जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण होता है। इन बल रेखाओं के बीच दो बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती है। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मान के बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं, अतः उदासीन बिंदु पर परिणाम चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। याद करने वाली चीज़ें हैं, उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। आपको ये बेसिकली याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये कई बार हमेशा जो है एग्जाम में पूछ लेता है, तो यही आपको याद रखना है और बढ़िया से तैयारी करना है। देखिए गुण पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए करें चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। मैं पहले ही आपको बताया था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये पहला पॉइंट हो गया। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है
और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, वो प्रवेश करती हुई अंदर घुस जाती है और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। इस प्रकार चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये चुंबक के बाहर है, तो चुंबक की बाहर जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये चुंबक के ये अंदर वाला भाग होता है, चुंबक के अंदर वाले भाग में ये जो है बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है और उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाती है। यही आपको समझा रहा था उसमें पहले पॉइंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बाबू, दूसरा पॉइंट भी आराम से देखिए समझिए। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती है। वो तो आपने देखा ही कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है ऐसे वक्र में, बंद वक्र रेखाओं में चल रही होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि अगर वो काटेगी तो उनके बीच में क्या होगी, ध्रुव क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होगा तो दोनों क्या करेगी, बल रेखाएं आपस में जाकर जुड़ जाएगी यानी कट देगी। इसलिए क्या होता है कि उनके प्रत्येक बिंदु पर जो होता है उनकी दिशाएं एक जैसा नहीं होता है ना, इसलिए वो काटती नहीं है। तो आपको याद रखना है ना। पहला हम क्या बोले थे कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती है। तीसरा यह पॉइंट रखना है आपको, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा आपको पॉइंट याद रखना है, चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वह चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, ठीक है। और तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है, अतः वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर होती जाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ ध्रुव होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहाँ पर बल रेखाएं जो होती है पास पास होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। और जैसे जैसे दूर जाते हैं वहाँ पर क्या होती है, चुंबक की पावर क्या होती है, कम होने लगती है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होने लगती है, ठीक है। पांचवा याद रखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समानांतर और बराबर दूरियों पर होती है। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पर बल रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर होगी तथा बराबर दूरियों पर होती है, ठीक है। ये सारी इसका क्या है, गुण है। अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। पहला नियम होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। ये कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जिससे कि मान लीजिए कि ये क्या हो गया, पेचकस हो गया, है ना, ये स्क्रू हो गया। स्क्रू आप समझते ही होंगे, यानी कि जब अगर स्क्रू को हम मान लेते हैं, यह स्क्रू का जो दिशा है ये एक विद्युत धारा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विद्युत धारा। मान लीजिए कि इसमें से ऐसे विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है, तो जब हम इसको ऐसे कसेंगे तो ऐसे ऐसे कसाएगा, जब ऐसे ऐसे कसाएगा, है ना, पेच कसाएगा, तो ये जो जिस प्रकार से ये नाच रहा है उसी दिशा में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा होगी, चुंबकीय बल रेखा होगी, ठीक है। समझ में आपको कि मान लीजिए कि ये इस प्रकार से ये विद्युत धारा की क्या है, दिशा है। तो अब इसको जब हम ऐसे कसेंगे तो इस डायरेक्शन में कसेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं होगी। अगर इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि इस दिशा में क्या है, विद्युत धारा है, तो अब हम इसको ऐसे कसेंगे तो क्या होगी, इस दिशा में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं होगी, ठीक है। मान लीजिए कि नीचे से करते हैं ऐसे, ठीक है, इधर क्या है, विद्युत धारा है, तो जब इसको हम कसेंगे तो इस प्रकार से क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं होगी, ठीक है। यानी कि जिस दिशा में हम पेंच को कसते हैं वह दिशा दिखाती है कि यह भैया क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, ठीक है। तो यह आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये तो पढ़ लिए। अब ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। करें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थम्स रूल। ये राइट हैंड है, इसका थम्स रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। करें कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालू को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, ठीक है, व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक चालक है, पेंसिल का मान लीजिए एक चालक है, इसमें हम धारा को ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, धारा को ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं।
तो इसको आपको इस प्रकार से पकड़ना है। ये अंगूठा होगा ना, ये अंगूठा इस धारा की दिशा को बताएगा कि आप धारा किस दिशा में डाल रहे हैं। तो ये धारा हम देखिए इस दिशा में डाल रहे हैं, ठीक है। इस धारा को हम ऐसे समझा रहे हैं कि ये अंगूठा जो होगा ये बताएगा कि जो है यह धारा किस दिशा में जा रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये ऊपर धारा हम बढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार से पकड़ेंगे, ठीक है। और ये जो उंगली ऐसे हम मोड़ रहे हैं तो यह बताती है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में होगी। यानी धारा ऊपर जाएगी तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, इस दिशा में ऐसे आएगी, इस दिशा से ऐसे आएगी, इस दिशा से ऐसे आएगी, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं ये नीचे पकड़ते हैं तो विद्युत धारा नीचे आएगी, तो आपको पकड़ना होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे, नहीं, तो हम क्या पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। तो ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए ऐसे पकड़ने पर ये धारा की दिशा दिखा रहा है। ये जो उंगली है, ये उंगली जो है इस प्रकार से नीचे जा रही है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, इस प्रकार से गति करेगी, इस प्रकार से ये, है ना। तो जिस प्रकार से ये जो उंगली होती है, यही उंगली जिस प्रकार से लिपटी हुई होती है उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है ना। यानी कि आप जो एक कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसको आपको उस प्रकार से पकड़ना है कि आपका ये अंगूठा जो है ना उस धारा को इंगित करे कि उसमें किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये धारा बताएगा, तो ये लिपटी हुई उंगली क्या बताएगी, बल, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन भी करते चले ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि हाँ जो पढ़ रहा है वो सही है। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाई जाती है तो एक दिशा जो होता है हमेशा से उत्तर की ओर होती है और दूसरा दक्षिण की ओर होती है। तो जो ध्रुव उत्तरी दिशा की ओर रुकेगी उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो दक्षिण की ओर रुकेगी उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व अधिकतम होती है तथा किस बिंदु पर चुंबकत्व शून्य होती है। तो देखो अभी पढ़ के आए हैं कि चुंबक के ध्रुव दिशा पर, ध्रुव मतलब कि जो नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चुंबकत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, तथा बीच में क्या होता है, शून्य हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर चुंबक के ध्रुव किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो देखिए किसी चुंबक को अगर तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव ऑटोमेटिक मतलब कि ऑटोमेटिक वो बन जाते हैं, ठीक है। जितना आप तोड़ेंगे उतना ही क्या होता है, ध्रुवों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। पर किस दशा में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है तथा किस दशा में असमान होती है। तो ये वाला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता एवं दिशा परिणाम में समान हो तो क्षेत्र एक अचुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और दूसरा होगा जब अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा परिणाम में समान हो तो असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला बातें पूछ रहा हो, है ना। तो आई होप आप ये लिख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो क्या होता है, 0 होता है। उदासीन क्षेत्र पर किसी भी परिणामीय चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है तथा ये किस रूप में चलती है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर प्रवेश करती है। बाहर से यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और अंदर जो होता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है और उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। देखिए यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। यानी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसका आंसर ये होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।